यस सर, मेरा भी अभी सर नेटवर्क आज आप खराब हो क्या गया था। कराओगे? सर आज इनऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे? हेलो, am I audible? हेलो। Yes, यस sir, सर, you यू are आर audible. ऑडिबल। यस सर। यस सर। सर Yes, मैं sir. पूछ रहा था सर मैं पूछ रहा था कि आज आप क्या कराओगे? हेलो हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर बोल रहे हैं ना, उनका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है। सर सिम स्विच करके देखो। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ यस रही है। सर। Yes, sir. यस सर। यस सर, यू आ आर रही है। ऑडिबल। आ रही है सर। यस सर ऑडिबल। यस आवाज सर। कट तो नहीं रही है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। That's good. नो सर सही है आपका कनेक्ट। ओके। बट आप लोगों सर की जो आज आप क्या आवाज है वो करोगे? कम आ रही है, तो आप सभी में जो भी बोल रहा है वो थोड़ा जोर से बोले। ओके। सर बच्चे सर ऐसे ठीक है, आवाज जोर आ से बोल अच्छी रहे है। हैं। सर ऐसे ठीक है। बेटा आपकी भी कट कट के आ रही है। सर ऐसे ठीक है? सर छोड़िए सर, आपकी क्लियर है। Sir, आपकी clear आ रही है आप हमारी बात side. करिए। चलिए, तो वी आर Sir, गोइंग टू डिस्कस सम एनटीएसी। हाँ बोलिए। सर वाटर से कम विस्कस लिक्विड बता दीजिए एक बारी। विस्कोसिटी क्या होती है? यस सर। हम्म यस सर, विस्कोसिटी पूछ रहा हूँ। क्या होती है? हाँ तो क्या होती है विस्कोसिटी? सर ये जो फ्लो प्रॉपर्टी होती करने है में मैटर की रेजिस्टेंस सर। होता है। यस सर। सर आपने विस्कस वर्ड यूज टेंजेंशियल किया है। सर टेंजेंशियल सर फोर्स 9th में बिटवीन बताया। टू फ्लूइड्स। सर फ्रिक्शन फोर्स की तरह होती है दो फ्लूइड्स के बीच। सर जो लिक्विड क्या से मेरी आवाज मिलती कट है। रही है आप सभी को? यस सर। सर फॉर तो बताइए, एग्जांपल हल्दी आवाज की ज्यादा की होती जो है साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर, थोड़ी यस थोड़ी सर, पर आ रही ठीक है। है। ये सर आपको तो आ रही है सर मेरे अभी सर तो आपकी कम आ रही वॉइस है। बिल्कुल क्लियर है। बीच बीच से कट जाती है सर बिल्कुल। क्लियर है आपकी वॉइस। यस सर। आप लोगों की आवाज कट कट के आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। सर मुझे तो सही आवाज आ रही है। सर हो सकता है नेटवर्क सर इश्यू। आपकी क्लियर है पर। लेकिन आपकी आवाज क्लियर आ रही सर है। हमें तो आ रही है आवाज सर आपकी। कोई बात नहीं, आप पढ़ाना चलो कीजिए, सही आ रही है। कुछ बच्चों की आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है मुझे, और कुछ बच्चों की आ रही है कट कट के। प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का। आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, आई डोंट नो। फिर कह रहा हूँ, सही जगह बैठिए, ठीक है? सर चलिए, तो आप में से बच्चे पूछ रहे हैं कि विस्कोसिटी, विस्कस लिक्विड वाटर से कम किसका होगा। पहले तो आप समझिए विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है? द opposing force experienced by a liquid while flowing through a container or while flowing is called viscosity. अब सपोज मैंने पानी का पाइप लिया है, इसका पानी पानी जा रहा होगा। यस सर। अब जो पानी का लेयर इस Yes, sir. कंटेनर से टच हो रहा है, ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है? इसके कारण इसकी स्पीड क्या कम होगी। अब इसकी स्पीड कम होगी तो फ्रिक्शन कारण ये स्पीड कम करेगा, ये इसकी स्पीड कम करेगा, ये इसकी स्पीड कम करेगा, सिमिलरली इसकी स्पीड कम करेगा, इसकी स्पीड कम करेगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ वाली लेयर है उसकी स्पीड कम है, उसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा है, फिर थोड़ी इसकी और कम, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी ज्यादा। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये जो पानी या किसी भी लिक्विड की जो फ्लो में जो अट्रैक्ट रेजिस्टिव फोर्स जो वो लिक्विड एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो वाटर से लेसर विस्कर सब्सटेंस, आप एग्जांपल ले सकते हो एसीटोन। सर ऑयल, केरोसिन। एसीटोन की विस्कोसिटी इज, नहीं बेटा, ऑयल नहीं होगा, ठीक है? तो आपका जो एसीटोन है दैट इज लेसर विस्कस देन वाटर, इनफैक्ट 3 टाइम्स। सर अगर कौन इसकी से फैक्टर्स विस्कोसिटी होते हैं? x है तो इसकी x/3 है, क्या बेटा?
सर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके लिए? कंसंट्रेशन होती है सर। टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है, ये कंसंट्रेशन पे भी होता है इसका, और प्रेशर पे भी फर्क पड़ता है इससे। ठीक है सर विस्कोसिटी सर केरोसिन वाटर से ज्यादा विस्कस होता है ना? क्या बेटा? केरोसिन वाटर से ज्यादा विस्कस होता है ना? नो सर, नहीं होता। यस, हाँ मेरे हिसाब से तो होता है। तो पर उसकी कंसंट्रेशन तो ज्यादा है ना। कंसंट्रेशन नहीं है, फ्लोइंग रेजिस्टेंस की बात हो रही है। यस सर, फ्लो का मेन कांसेप्ट है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी है आपका, सामने अच्छा ये किन किन चीजों से इफेक्ट होने वाली है? पहला टेम्परेचर, फिर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, देखिए अगर टेम्परेचर की बात करूं, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सर पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे और उसकी वजह से सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रिलेटिव फोर्स घट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अगर कम है तो विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, समझ रहे हो? प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, और प्रेशर घटाओगे तो विस्कोसिटी घटेगी। सर आमतौर पर हम ऐसा कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना सर कि अगर फ्लूइड का हम फ्लोइंग स्पीड बढ़ा देंगे फ्लूइड की, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। बेटा आप कहाँ से बात कर रहे हो? आप क्या, आपका फोन आपके पास है या हेडफोन पहना हुआ है आपने? आपकी आवाज बहुत दबी हुई आ रही है, बाकी बच्चों को भी आ रही है इसकी आवाज दबी हुई। सर नो सर, हमें क्लियर आ रही है। नहीं मेरी आवाज तो सर अब क्लियर आ हो रही रही है। पर सर आपकी आवाज बहुत डल है। कम आ रही है। यस सर, आपकी एकदम सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। बेटा, नहीं सर, उसकी ठीक आ रही है बिल्कुल। कि मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, आप कह रहे हो कम आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बच्चा आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ईयरफोन और हेडफोन लगाने से क्लियर है। बेटा सर अब आ रही है? फोन पहना हुआ है, आपकी आवाज आ रही है बेटा, लेकिन बहुत कम आ रही है, ऐसा क्यों है? सर उसकी सर, आ रही है, अब- हमारे सर- पास तो क्लियर है। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसा कह सकते, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम फ्लूइड की फ्लो करने की स्पीड बढ़ा दें तो फिर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। बेटा अगर फ्लो करने की स्पीड बढ़ गई तो विस्कोसिटी घट गई ना, क्योंकि विस्कोसिटी तो एक रेजिस्टिव फोर्स है जो लिक्विड के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि विस्कोसिटी फ्लो, रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी घट जाएगी? क्योंकि फिर कांटेक्ट लो हो जाएगा। तो विस्कोसिटी बढ़, हाँ घट गई, विस्कोसिटी घट गई, राइट, विस्कोसिटी घट गई। हाँ सर हाँ बोलिए। सर वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ाने से सर विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बेटा आप लोग की आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? आई डोंट नो, मैं हेडफोन तक पहने सर हमें तो कैसे क्लियर कम आ रही है। आपकी? सर टेम्परेचर फैक्टर हाँ, कैसे डिपेंड करता है इस पे? सर वॉल्यूम बढ़ाओ। अभी जो बच्चे ने बोला कि मुझे तो क्लियर आ रही है, उसकी आवाज तो बहुत साफ आई मेरे को। तो कुछ सर वो बच्चों की बहुत तो आ रही है ज्यादा साफ मेरे को, सर वो बहुत बहुत ज्यादा कम आ तेज रही है। बोल रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ाने से विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा एक चीज बता, तूने अगर 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी डाल दिया तो ज्यादा थक्का सॉल्यूशन किसका बनेगा? हम अपन लोग देसी भाषा में थक्का सॉल्यूशन बोलते हैं। दही बहुत थक्का हुआ है, बहुत गाढ़ा बना है दही, दही बहुत गाढ़ी जमी है, ऐसी बात करते हैं घरों में हम ना। यस सर। गाढ़ा दही बना है, ये क्यों बना है? कि दिए हुए सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज्यादा है, पानी कम है। ठीक है, तो जब आप वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, यानी कि दिए हुए सॉल्वेंट में 1 लीटर पानी में आपने बहुत सारा सॉल्यूट डाल दिया, तो आपका अब सॉल्यूशन का जो फ्लो है वो रुकेगा, उसी से विस्कोसिटी बढ़ रही है। ओके सर। और सर टेम्परेचर का? टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा ये आपने बेटा कैसे बोला? आपकी आवाज बहुत क्लियर आई मेरे को। सर बहुत चिल्ला के बोला मैंने। तेज बोला सर, इससे मैंने बहुत हमारे तेज को तो जान लगा ली आवाज सर। फटी हुई आ रही है बिल्कुल सर। तेज बोलने से क्लियर हो तो उसके बाद चुप रही है कानों में। सर फटी फटी आ रही है उसकी आवाज। यस सर। फटी हुई थी पर जोर से आई, इसकी अच्छी आई मेरे को आवाज। सर ये चिल्ला के सर बच गई। एक सेकंड रुको। सर वो अपना मुंह माइक के पास रख के बोल रहा होगा, इसलिए वो थोड़ी वैसी आवाज आ रही है आपको। यस सर, वो अपने मुंह में। अच्छा अब तो आप लोगों को अच्छी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अभी सर ठीक है आप आवाज? सर आपकी तो क्लियर ही आ रही है। सर आपकी आवाज तो क्लियर है। यस सर, आपकी क्लियर ही आ रही है सर। क्लियर है। यस सर। ठीक है मैंने अपने लैपटॉप का स्पीकर ऑन कर दिया है, तो इससे मुझे ज्यादा बेटर सुनाई दे रहा है आप लोगों के आवाज। ठीक है सर इसके स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला है? इसका बेटा ये सर होता है इसकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको। वही कह रहा अभी जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में आपको, अभी छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा। सर वैसे कांस्टेंट फॉर्मूला नहीं होगा ना इसके लिए? क्या सर कोई कांस्टेंट फॉर्मूला नहीं होगा ना, क्योंकि सर ये और फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो मतलब कंडीशन के साथ चेंज होते रहते हैं। अरे बेटा दैट इज F = 6 by nRV, वो सब पढ़ोगे आप, फिजिक्स में आएगा वो 11th में आएगा, अभी छोड़ दो उसको। यस सर एक बार टेम्परेचर का बता दो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आएगा तो तेरा सर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। सर प्रेशर से भी बढ़ेगा ना सर? हाँ ओके सर। चलिए हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है देखिए आपको पता है ये जो वर्ड इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है। ठीक है नाउ दिस इक्विलिब्रियम इज established between dissociated part that is ion and undissociated part that is your molecule। ठीक है तो जब भी आपका जो अनडिसोसिएटेड पार्ट है, मान लो ये है, और डिसोसिएटेड पार्ट यानी कि ये, जब इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है उसी को क्या बोलते हो? आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है सो दिस इज योर अनडिसोसिएटेड पार्ट। and this is your dissociated part। और जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है सर तो इसी को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा मैंने पढ़ाया है, आप पुराने लेक्चर्स में आकर देखिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यस सर, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया था आपने। फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया था। यस पढ़ा रखा है आपने इसके लिए। सर पढ़ा है। केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सर बहुत सारे टाइप बताया था, मैं डायनामिक इक्विलिब्रियम बताया था सर ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है नाउ वी आर अवेयर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बिफोर गोइंग इन डिटेल हमें थोड़ा सा सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। ठीक है अभी हम थोड़ा सा सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर एक बच्चा कल हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, वो आज फिर से क्लास में आ गया, वैभव नाम से। अच्छा यस सर, म्यूट करे जाता है। अकाडमिक टीम है। हाँ अकाडमिक टीम्स। हेलो यस सर। यार नाम को वैभव नाम का बच्चा है, चेक करना ही हमारे बैच का है। सर 2 बार वैभव। सर वैभव 2 बार ही लिखा है उसने, क्योंकि सर एक सिंगल वैभव भी है। वैभव ठीक है सर, मैं रिमूव कर देती हूँ। ये कौन है बच्चा मैम, इसका पता करो और हमारे बैच का नहीं तो ब्लॉक करो। ओके सर। तीन यहाँ पे 4-5 वैभव दिख रहे हैं मेरे को। एक वैभव है, एक वैभव कैथत है, वैभव 2 है। सर ये वाला सर वैभव। सर यही जो अभी निकला लेफ्ट कर दिया। हाँ ये वैभव बाकी बच्चे बेटा आपकी क्लास है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्लास में कोई अनवांटेड बच्चा ना आए, नुकसान भी आप ही का होगा। चलिए हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की।
इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। ठीक है, जब भी आप इसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब लिख सकते हैं इट डिसोसिएट्स इनटू आयन व्हेन dissolved in solvent। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको मैंने दोनों टर्म समझाए हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे होता है आपको पता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन अपना पूरा का पूरा दे दे दूसरे एटम को, तो ये एक कटायन बनेगा, ये एक अनायन बनेगा। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जब कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि HCl अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए इससे पार्शियल पॉजिटिव, इससे पार्शियल नेगेटिव आता है। और ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो इसमें आप लिखने वाले हो? NaCl, KCl। सर तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बेटे डिफरेंस ये हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। मैंने क्लास 9th में समझाया है ये, जिस बच्चे को नहीं पता है वो इसको नोट कर सकता है कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और यहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम दूसरे एटम को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में शेयर होता है। इट इज जस्ट लाइक यूजिंग रबड़ टुगेदर। सर कोवेलेंट और पोलर कोवेलेंट में क्या डिफरेंस हुआ? बेटा HCl में क्या है, पोलर कोवेलेंट, लेकिन अगर Cl देखोगे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एटम अपनी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होने वाला। इस पे 0 चार्ज, इस पे 0 चार्ज, तो ये हुआ आपका सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका दूसरा भी नाम होता है क्या सर? सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे आपके वो सब्सटेंस जो आयन में डिसोसिएट ना हो। ठीक है, सब्सटेंस which do not dissociate into ion। ठीक है, जब भी आप किसी सॉल्वेंट में इसे डिसॉल्व करते हो, क्यों होता है? क्योंकि इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह का बॉन्ड अगर होगा तो वो नहीं ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला NH2 CO NH2। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 H12O6। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर में आयन से ब्रेक नहीं होते। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अरे आयन से ब्रेक क्यों नहीं होते? बेटा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब तक आपके घर में रिश्तेदारों के बीच में खटास नहीं होगी तब तक मैं आप लोगों को अलग अलग नहीं कर पाऊंगा। और सर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे भी कर सकते हैं डिसोशिएट? क्या सर कोवेलेंट बॉन्ड डिसोशिएट आराम से कर जाते हैं? नहीं कर पाते बेटा। अगर ऐसा होता तो CO2 को ब्रेक कर लेते और इस देश संसार की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती हमारे अर्थ की, है ना? यस सर। तो अभी हमें इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया है। अब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन समझने वाले हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हो रहा है। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। यस सर ले लिया। यस सर ले लिया। सर लिख लिया। सर ले लिया। चलिए अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो दीज आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर 100% आयोनाइजेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये आपका एबी मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा एक्वस मीडियम में या किसी सॉल्वेंट में इनटू इट्स आयन। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है तो इसका सपोज इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन सी था, तो ये कितना 0 और 0। जब रिएक्शन खत्म होगी तो ये 0 होगा और ये सी और सी होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा ना? तो ये भी 10 मोल आया और ये भी 10 मोल आया। सर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। यस। ये T is equal to 0 क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पे T is equal to 0 लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब? टाइम। तू कहाँ लिखा हुआ भाई? सर टी बोल रहा है वो टाइम के लिए जो आपने लिखा है। हाँ टाइम, कीवर्ड टाइम, इनिशियल टाइम, और फिर आया एंड वाला टाइम। इसमें एग्जांपल की बात करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से एग्जांपल क्या क्या होंगे? सारे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एग्जांपल कौन कौन से होंगे? HClO4, HNO3, H2SO4, HNO3, HI। सर एक्वारेगिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसका? एक्वारेगिया का। बेटा ये तो पढ़ाया है, HCl होता है, इसमें HNO3 होता है और 3:1 का रेशियो होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होते दोनों। नहीं सर इसका कोई कंबाइंड नहीं होता वो फॉर्मूला। नहीं होता बेटा इनका मिक्सचर होता है, ये रिएक्ट करते हैं आपके मेटल से, तब होती है रिएक्शन उसके साथ, ठीक है। ये तो मैंने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। बेटा टॉपिक से अलग हट के बात मत करो, इसी वजह से टॉपिक आपका नहीं होता और इसी वजह से बहुत कुछ छूट जाता है। जो आप पढ़ रहे हो आप उससे रिलेटेड डाउट्स पूछो अपने। आप एकदम से ऑफ ट्रैक अगर डाउट पूछोगे तो दैट इज नॉट राइट, ठीक है। अभी एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरी मैडम ने तो बताया है कि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है ना, तो भाई मैडम की बात मान लो, मैं क्या बोलूं। आपके पास इंटरनेट है, इस इंटरनेट की दुनिया में आप लोग कुछ भी कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन सही है मैं और कौन गलत है, मैडम सही है मैं सही, है ना। तो थोड़ा बहुत रिसर्च भी करो। मैंने अगर बोला है तो कुछ तो सोच के ही बोला होगा, कुछ तो पढ़ के ही बोला होगा। बोलो बेटा कौन क्या बोल रहा है? मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस ही आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। बता रहा हूँ बेटा, अभी तो मैं वही है ना दिक्कत। अभी रामायण शुरू हुई है, आप बोल रहे हो सर कैकई के कितने प्लॉट हैं अयोध्या में? यस सर, सॉरी सर। चलने दो, जब मैं इलेक्ट्रोलाइट खत्म कर लूंगा तो आप मुझसे पूछना सर यही है क्या। अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, NaOH, KOH, CaOH, CaOH whole twice, SrOH whole twice, BaOH whole twice, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर बीच में क्या लिखा हुआ है CS के साथ? OH। तो वो बीच में डंडा बना दिया सर। कहाँ डंडा भाई? सर वो थर्ड में क्या लिखा है? यस सर वो बीच में CSOH। ऐसे लिख ले यार, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, तो मैं सॉल्ट्स की बात करता हूँ। सारे सॉल्ट आपके
क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ध्यान सुनना, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो NaCl, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H4Cl स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और CH3COONA वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, तब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और CH3COONH4 ये भी वीक एसिड वीक बेस से बनता है, तब भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब पूछिए क्या डाउट है इसमें? सर जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा? हाँ, बोल तो रहा हूँ, सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा सीधी बात है, सारे सॉल्ट आयन से तो ब्रेक होंगे ना, और इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए आयन ही चाहिए। सर तो इजीली आयंस में ब्रेक हो सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके सर। सर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, so those are negligibly dissociated into their component in aqueous solution. So they are negligibly dissociated into their component in aqueous solution. And when I say component, here I am talking about ions. They are negligibly dissociated into their ions. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। यस सर। यस सर। तो ये आपका सॉल्ट है, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था, ये 0, ठीक है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन इसमें से कुछ कम होगा, कुछ बनेगा, लेकिन आप देख रहे हो ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, अंत में यहाँ भी कुछ बचा है, यहाँ कुछ ना कुछ तो बना है, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ बचा है। अभी C अल्फा क्या है, आप ये बेसिकली अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। कितना डिसोसिएट हुआ इससे तय होता है, तो उसी में से मैंने घटा दिया है। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट होता है, बस आप यहाँ पे एक अननोन वैल्यू मान लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। हमें बस इतना समझना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये पूरा ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में होता ही नहीं है ब्रेक। अब हमें इसके एग्जांपल लेने हैं। चलते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। पहले बात करते हैं वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स आर गुड एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट: HCl3, HClO2, HClO, H2SO3, H2SO5, HNO2, HF, ठीक है। एक कह सकते हो सारे ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक एसिड्स हैं, या फिर कह सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड ये भी आपका
वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है। एक्सक्यूज मी सर, वीक बेस की बात कर लेते हैं। वीक बेस भी आपके, हाँ बोलो सर HF में तो सर उसका एनायनिक पार्ट तो सर काफी रिएक्टिव है, तो फिर सर वो क्यों नहीं है? क्या 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 ये नहीं सर, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। बेटा एटम की देखो, प्रॉपर्टी। इसको डिसोसिएट करना बहुत मुश्किल है। इनके बीच में फोर्स, ये जो फोर्स होता है इनके बीच में काफी स्ट्रांग होता है। इफेक्टिव ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। इफेक्टिव ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग बन जाता है, इसलिए वो इजीली ब्रेक नहीं होता। पानी में होता है पर कंप्लीटली नहीं होता। अगर आपको एक ऐसा कमरा मिल जाए जिसके अंदर एसी भी हो, 100 Gbps की वाईफाई भी हो और पबजी गेम भी हो, निकलोगे उस कमरे से? नहीं सर। सर ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है निकाला जा सकता है आपको, लेकिन आप आना नहीं चाहोगे। वो सेम कंडीशन यहाँ पे HF के साथ है। यहाँ जो आपका जो HF है, इनके बीच में बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। तो इफेक्टिव ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के कारण ये बॉन्ड स्ट्रांग है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। यस सर, यहाँ पे बात एस करते हैं वीक ऑर्बिटल बेस और की। पी ऑर्बिटल की हो रही है। तो वीक और बेसिस की बात करें तो जितने भी आपके अमोनिया है और उनके डेरिवेटिव हैं वो सारे क्या होते हैं? वीक बेसिस होते हैं और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 जो अमोनिया, और उसके डेरिवेटिव क्या होंगे? CH3 NH2 NH2 NH2, ठीक है, C6H5 NH2, ये सारे अमोनिया के ही डेरिवेटिव हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब मैंने आप सभी को इलेक्ट्रोलाइट ढंग से समझा दिया है। लाइफ में कभी भी आपको इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी फटाफट। सर ले लिया। सर डन। बोलिए आपने जो वीक बोलिए। बेसिस के बाद जो आगे एक्सप्लेनेशन आपने लिखवाया वो मेरे को सर समझ नहीं आया, एक बार वो दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैंने ये समझाया है बेटा कि जो अमोनिया है यानी कि ये NH3 और उससे बनने वाली डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, वो भी क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। देखो अमोनिया में अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, उसकी जगह कोई और ग्रुप R लगा दूं, जैसे कि NH2 लगा दूं, ये लगा दूं या ये लगा दूं, तो वो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो इस तरह से हम सभी ने अपना कंपाउंड तैयार कर लिया। ठीक है, अभी हमने सी के बाद क्या लिखा? सर ये CH3 है। NH3 है भाई। नहीं सर, नहीं सर नो सर, उसका डेरिवेटिव सर नीचे डेरिवेटिव था उसका सर, CH3 NH2। हाँ हाँ, ये CH3 बेटा, ये CH3 है। यूरिया भी डेरिवेटिव है एक अमोनिया का। नहीं बेटा, वो अमाइड ग्रुप में आ जाएगा, अमोनिया नहीं कहलाएगा। ओके सर। चलिए अब हम हमारे थियरी ऑफ, मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। ये भी एक टाइम था जब हमें घिसना पड़ता था बोर्ड को। नाउ विद अ क्लिक वी कैन क्लिक आवर बोर्ड। ठीक है, चलिए अब हम थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, पर मैं इसकी डिटेल बात करने वाला हूं। एसिड बेस थियरी, सबसे पहले हम बात करेंगे अरीनियस चचा की। तो अरीनियस अंकल क्या बोले, इनकी क्या थियरी है, हम वो समझेंगे। ठीक है, तो मैं अरीनियस एसिड को AA बोलने वाला हूं और अरीनियस बेस को क्या बोलने वाला हूं? AB। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। नो सर। अरीनियस के अकॉर्डिंग
Arrhenius के अकॉर्डिंग टू Arrhenius, एक Arrhenius एसिड क्या है, वो है जो H+ आयन दे वाटर में, ठीक है। Any substance which gives H+ ion in water is Arrhenius acid. According to this particular theory, you can easily understand कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ दे दे पानी में डिसॉल्व होते ही वो अरीनियस का एसिड होगा। ये भी अब ये जो अरीनियस एसिड है ये भी क्लासिफाई होता है। पहला आता है मोनोबेसिक एसिड, या फिर आप बोल सकते हो मोनोप्रोटिक। मोनोबेसिक मोनोप्रोटिक का मतलब क्या है, एक H+ दे, है ना। मोनो मतलब एक, बेसिक मतलब एक H+ दे, प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन आयन। इसके एग्जांपल बताओ। HCl, HNO3, H2S, नहीं बेटा, सिर्फ एक H+। हाँ सर, वो गलती से निकल अगला आता है CH3COOH, CH3CO4 बता दो। H2SO4। वैसे कह सकते हो डाइप्रोटिक। यस सर। सर HH का मतलब एक बार फिर से बता दो। H2SO। क्या बेटा, वो HF एक बार फिर से बता दो। बेटा HF के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है काफी स्ट्रांग होती है। तो अगर बॉन्ड इनके बीच स्ट्रांग बनेगा तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी कंप्लीटली नहीं टूटेंगे, मैंने ये बोला है। ओके सर। तो ये अब मैं बात करूं डाइबेसिक एसिड्स की, यानी कि जो आपको 2 H+ दे दे, इसमें कौन कौन सा होगा, H2CO3, H2SO4, H3PO3। बहुत प्यारा एग्जांपल है, याद रखिएगा। H3PO3 में 2 H+ आएंगे। जितने ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, H3PO3 देखिए, इस तरह के जब कंपाउंड आपको दिखेंगे ना, जितने ऑक्सीजन आपको यहाँ दिखेंगे ना, उसमें से एक माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उतने हाइड्रोजन यहाँ से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सर ऐसा होगा। फिर से एक बार सर एक बार और बता दो ये वाला। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है H3PO3 का। तो आप देख सकते हैं सिर्फ यही 2 हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली बॉन्डेड है फॉस्फोरस से, ठीक है। तो यही 2 हाइड्रोजन हट सकते हैं पानी में। तो आपको ध्यान रखना है H3PO3 में 2 ही हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट तरीका यह है कि जब भी आपको इस तरह कंपाउंड दिखे H3PO4, H3PO3, जो भी ऑक्सीजन का नंबर है उसमें से एक माइनस कर दो, जो नंबर आएगा उतने हाइड्रोजन रिलीज हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं H3PO3 वाला दोबारा से रिपीट कर दो। अरे बस ये PO वाले में ही होता है कितनी बार या रिपीट फिर करूं, अभी तो रिपीट किया, सुनते क्यों नहीं हो जब मैं रिपीट करता हूं तो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर ये सिर्फ पी वाले में फॉस्फोरस जिसमें होता है उसमें ही होता है, या फिर SO4 CO3 इन सब में भी O में से माइनस करेंगे? सिर्फ इसमें लगेगा। और सर अगर H3PO4 लेंगे तो उसमें भी बता रहा हूँ, ट्राई बेसिक में 3 H+ देगा। तो आप एग्जांपल ले लो H3PO4, जितने हाइड्रोजन यहाँ पे है, सॉरी जितने ऑक्सीजन यहाँ पे है उसको देखिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, उतने हाइड्रोजन ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दे सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन नहीं थे, एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच था और 2 ही हाइड्रोजन हटाए जा सकते थे, इसलिए यहाँ पे 2 ही H+ मिल रहे हैं और यहाँ पे 3 H+ मिल रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर, क्लियर है। सभी को क्लियर है ये? जिसका डाउट था बेटा दोबारा समझा दिया, अब तो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये था आपका यस सर, क्लियर है। ठीक है। आई होप बहुत से बच्चे को डाउट था मोनो बेसिक डाई बेसिक क्या होता है, तो अब वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरीनियस बेसिस की।
अरिनियस बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन दे दे वाटर के अंदर, यानी कि OH दे दे इन वाटर। सर बस एक ही होता है ट्राई बेसिक? क्या ट्राई बेसिक एसिड सिर्फ एक ही है? अभी तो मुझे एक ही याद है बेटा, है ना, ऐसे बहुत सारा, वो नेट पे ढूंढने बैठ जाओ तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ अरिनियस बेस की। तो वाटर की बात करें, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अरिनियस बेस वो है जो वाटर के अंदर आपको OH नेगेटिव दे दे। आप लोग ये भी जानते भी हैं, हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल NaOH को आप वाटर में डालोगे, इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव दे रहा है तो ये अरिनियस का बेस है। ठीक है, अब इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं इसमें मोनो एसिडिक, यानी कि एक OH नेगेटिव दे रहा हूं, एक OH नेगेटिव दे रहा है, वो कौन से होंगे? NaOH, KOH। KOH। हमने बेसिक में एसिडिक क्यों कहा और एसिडिक में बेसिक क्यों कहा? मोनो एसिडिक बेसिस में क्या बेटा? सर बेसिस में मोनो एसिडिक क्यों कहा और एसिडिक में मोनो बेसिक क्यों कहा? ये एक सस्पेंस है, क्योंकि इसमें जो बेटा आपका जो वो है ना कंजुगेट जो बनेगा, वो आयन निकलने के बाद वो बेसिक इन नेचर होगा, इसलिए उसको मोनो बेसिक मोनो एसिडिक कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये बेस है, एक बार रिपीट कर सकते हो फिर से, क्या बोला? इसका जो कंजुगेट बना है वो ये जो है ना, ये कंजुगेट जो इसका बना है वो बेसिक हो गया। अभी बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो मोनो एसिडिक जो है वो ये है। नाउ बात करते हैं डाई एसिडिक की, यानी कि दो OH नेगेटिव दे दे, तो उसमें कौन कौन सा होगा? OH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। आप देख सकते हो 2 OH नेगेटिव दे सकता है। अब आता है फिर ट्राई एसिडिक। ट्राई एसिडिक वो है जो 3 OH दे दे आपको, तो कौन कौन सा होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस आर द एग्जांपल। तब देख सकते हैं यहाँ पे 3 OH नेगेटिव है, इसमें 3 OH नेगेटिव है, तो ये ट्राई एसिडिक हो गया। दो वाले क्या होंगे? 2 OH नेगेटिव है तो क्या होंगे? डाई एसिडिक। एक होगा तो मोनो एसिडिक। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है डाई एसिडिक का? स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। सर अरेनियस कंसेप्ट के सर ड्रॉबैक क्या होंगे? बात कर रहे हैं ना बेटा, ड्रॉबैक तो समझने के लिए पहले आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी ना। आप कमियां जब निकाल सकते हो जब आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का आइडिया हो जाए। अभी तो आप सीख रहे हो, तो सीखो, फिर अपने आप समझ में आएगा कमियां क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आप समझने वाले हो वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। So this is Bronsted-Lowry theory of acid and base. ठीक है, तो according to this particular theory, ये जो H प्लस डोनर होते हैं, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो H प्लस डोनेट कर रहा है, दे आर एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टर आर बेस। ठीक है, so this is your acid and base according to Bronsted। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने कहा कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो H प्लस देता है वो एसिड है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे जो आपको चीजों को क्लियर करेगा। अब मैं बात करता हूँ NH3 की। NH3 जो है वो बेस होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं इसमें OH नेगेटिव तो है नहीं, तो ये बेस कैसे हुआ? तो आगे जो लिमिटेशन अरेनियस की, अरेनियस अमोनिया की बेसिक नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जब आप इसको पानी मिलाएंगे तो होगा क्या? जब आप NH3 की रिएक्शन H2 से कराएंगे
तो NH3 इससे H प्लस, NH3 जो है इससे H प्लस ले लेगा और बनाएगा NH4 प्लस। बचा हुआ क्या है? OH नेगेटिव, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये आपका बेस था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है ये, और ये आपका एसिड है। समझिएगा, एक बेस, अगर अमोनिया बेस है तो ये एसिड है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर H प्लस एक्सेप्टर बेस होता है तो H प्लस डोनर क्या होता है? एसिड। आप देख सकते हैं वाटर एसिड कह रहा हूं यहाँ पे, अभी तक आपने पढ़ा था वाटर न्यूट्रल है, और अब मैं कह रहा हूं वाटर एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटेड एंड लॉरी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस बेस के कारण जो बना है ये, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस, सॉरी कंजुगेट एसिड। बेस का जो ऑपोजिट बनेगा वो होगा कंजुगेट एसिड, और एसिड का बनेगा कंजुगेट बेस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर लिखिए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तब बताएंगे NH3 और NH4 प्लस एक पेयर है, और H2O और OH नेगेटिव एक अलग पेयर है। ठीक है, ये है आपके कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रॉन्सटेड लॉरी के अकॉर्डिंग दिस इज योर बेस, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है इससे, और ये आपका एसिड है क्योंकि ये H प्लस डोनेट कर रहा है। तो ये H प्लस डोनर है, आप सभी देख सकते हैं, और ये H प्लस एक्सेप्टर है, ये भी आप सभी देख सकते हैं। और ब्रॉन्सटेड के अकॉर्डिंग ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, इसी को समझाने के लिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अब मैं रिएक्शन कराता हूं वाटर की HCl से। अगर मैं HCl सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। HCl के रिएक्शन वाटर से कराऊं तो क्या होगा? Cl नेगेटिव बनेगा प्लस H3O प्लस बनने वाला है। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है, तो इसको प्रोटॉन दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो ये क्या हुआ? एसिड हुआ। और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ? बेस हुआ। ये बेस है कंजुगेट एसिड, ये क्या बनेगा? कंजुगेट बेस बन जाएगा, और ये बनेगा कंजुगेट एसिड। ठीक है, समझ में आया? यस सर। कॉन्जुगेट का मीनिंग बता दीजिए एक बारी। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन सर रिटर्न। सर रिटर्न। सर यहाँ पे H2O बेस कैसे हो गया? ऊपर तो एसिड था। बेटा ये ब्रॉन्सटेड लॉरी की कंसेप्ट चल रही है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हर चीज जो है रिलेटिवली कम करेगा। यहाँ पे कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है उससे फर्क पड़ेगा, कौन सा एसिड कौन सा बेस। तो आपको हर एक रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर की। सो ऐसा एसिड और बेस का पेयर, ऐसा एसिड बेस पेयर जिनके बीच में एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो, उसी को हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आया? तो सर अगर थोड़ा कोई थोड़ा एसिड है उससे आप फिर से बता H दीजिए। प्लस निकाल दीजिए तो मिलेगा कंजुगेट बेस। अगर आपके पास कोई बेस है तो उसमें एक H प्लस ऐड कर दीजिए तो मिलेगा आपको कंजुगेट एसिड। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर, समझ आ गया। यस सर। यस सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, नीट में भी आते हैं। आपको नीट में तो कई सवाल आते हैं, आपको एक बेस दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ उसका कंजुगेट एसिड कौन सा होगा। तो दरअसल अब जो आप सीख लो, अगर आपने सीख लिया तो आपने नीट में अपने 4 नंबर पक्के कर लिए। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है सर ओके सर। अगला सर बोलो।
सर ऊपर वाला, सर आपने जो ऊपर वाली लाइन लिखी है सर, एसिड बेस पेयर H प्लस हाँ। आयन डिफरेंस, सर ये वाली समझ नहीं आई। बेटा मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी एसिड बेस का पेयर, उनके बीच में अगर एक H प्लस का डिफरेंस है तो वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं NH3 और NH4 को कंपेयर कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं, तो आपको चेक करना है क्या इनके बीच में एक H प्लस का डिफरेंस है, वहां है। अगर आप इसमें से NH3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ H प्लस आएगा, और यही चाहिए होता है हमें। तो ये आपका कंजुगेट एसिड बेस धोखा हुआ तो नहीं होगा। सर जो बॉक्स में लिखा तो है सर कह नहीं सकते। समझा दो। क्या जो बॉक्स में लिखा है एक बार फिर से समझा दो। बॉक्स में चलो माइनस H प्लस और प्लस H प्लस का समझ नहीं आ रहा। क्या बेटा क्या बोल रहे हो? सर जो एक बार बॉक्स में लिखा है ना वो समझा दो कि उसमें माइनस H प्लस और प्लस H प्लस, वो समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है ना। अगर तू दानी है, तू पैसे बांटता है, तो तेरे पास से पैसे कम होंगे ज्यादा होंगे? सर कम होंगे। तो वही तो किया है मैंने, घटा दिए। अगर कोई भिखारी भीख मांग रहा है तो उसके पास बढ़ेंगे पैसे, बढ़ेंगे या ज्यादा कम घट जाएंगे? सर बढ़ेंगे। तो वही तो हुआ है, इसलिए मांग रहा था, ये आ गया इसके पास। कंसेप्ट तो यही कहता है ना कि बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड ऑफ प्रोटॉन डोनर। तो एसिड का प्रोटॉन डोनेट करेगा तो H प्लस घटेगा ना, और बेस का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये सर समझ आ गया। प्रोटॉन बढ़ेगा। सर इसके कुछ क्वेश्चन। अरे बेटा कंसेप्ट तो सिखा दूं पहले आप लोगों को, मुझे मत सिखाओ कैसे कैसे पढ़ाना है। आप फ्लो में चलिए, टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर आप मुझसे बोलिए कि सर आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया। सर एक बार CACB की फुल फॉर्म बता दो। बेटा क्या बोल रहे हो? सर इसे कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस है ना? हाँ बेटा वही है, कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका वीक एसिड होता है उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस बनता है। ठीक है, मतलब क्या है सर, क्या बोल रहे हो ये समझो। HCl है, HCl का आपने वाटर मिक्स किया तो क्या बना, Cl नेगेटिव प्लस H3O प्लस। अब एक चीज बताओ, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा ना। ये चाहेगा कि मैं तो ऐसी फॉर्म में ही रहूं, तो इसका कंजुगेट बेस क्या हुआ, वीक हुआ ना। ये बेचारा ये तो रिएक्शन ही नहीं कर पा रहा इससे, ताकि वापस से एसिड बना सके। अगर मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल के फेंक दूं और तुम वापस ही नहीं आ पा रहे उस कमरे के अंदर, तो तुम वीक हुए या स्ट्रांग हुए? वीक हुए सर। वीक हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे HCl ने H प्लस को बाहर निकाल के फेंक दिया। अब जो ये Cl नेगेटिव बना, ये स्ट्रांग होगा या वीक होगा? वीक होगा, वीक होगा, क्योंकि इसके पास हिम्मत ही नहीं है कि वापस से इसे H प्लस लेकर के वापस से HCl बना दे, क्योंकि HCl इतना स्ट्रांग है कि वो चाहता है ये हो जाए। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ बस ठीक है सर। तो एक बार रिपीट कर दो बेटा। मैंने ये बोला है कि जो आपके वीक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसको आपने पानी में डाला, Cl नेगेटिव बन गया। अब Cl नेगेटिव के पास इतनी ताकत नहीं है कि वापस से H प्लस लेकर के इससे क्या बना दे, HCl बना दे। बट बेस तो वो होते हैं ना सर जो एक्सेप्ट करते हैं H प्लस आयन,
Cl तो फिर क्या? कुछ कर ही नहीं रहा सर। आपने कहा बेस तो एक्सेप्ट करते हैं H+ आयन, पर Cl तो यहाँ पे सर कुछ कर ही नहीं रहा। तो वीक हुआ ना, वो कॉन्जुगेट बेस है। ओके सर। बेटा तो वीक हुआ ना, वो वीक हो गया, इसका मतलब नहीं कर सक पा रहा है वो। वैसे करेगा, बहुत कम, ना के बराबर करेगा, तो यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन आएगा। अगर मैं किसी को अपने घर से बाहर निकाल दूंगा तो वो आने की कोशिश नहीं करेगा क्या? वापस धक्का लेके आने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। गेट पीटेगा, धक्का मारेगा गेट पे, और बार बार उसको धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। तो वो चाह रहा है अंदर आना, पर उसको आने नहीं दे रहा हूं। समझ पा रहे हो? हाँ, इसको दिल पे मत ले लेना कि सर ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं ऐसे। तो बेटा सेम कंसेप्ट आप बेस के भी लिख सकते हो कि जो वीक बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड देगा, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपको वीक कंजुगेट एसिड देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट के साथ मैं एक और लाइन लिखवाऊंगा कि जब भी ये एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो हमेशा जो आपकी रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग से वीक डायरेक्शन में जाती है। इट गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन, कभी भी उल्टा नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रिएक्शन दूंगा, आपको उन्हें देख के बताना होगा कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है। चलिए, रिएक्शन है Na2CO3 plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2CO3। यहाँ पे किसी एक को उठा लो, इसको उठा लो, ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें से हाइड्रोजन हट के क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो ये क्या होगा? वीक कंजुगेट बेस। तो क्या ये रिएक्शन इस ओर जाएगी? यस सर जाएगी। यस सर जाएगी। सर बट डिफरेंस तो बात जाएगी, 2H+ का हो जाएगा फिर। बेटा फिर समझा रहा हूं, यहाँ पे अब मैं पूरी रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ये तो कंप्लीट रिएक्शन मैंने लिख दी है। इन बिटवीन रिएक्शन होती है। H2SO4 जो है पहले टूटेगा HSO4 नेगेटिव में, फिर वो टूटेगा SO4 2 नेगेटिव में। तो मैंने पूरी रिएक्शन लिख दी है अभी, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा है कि दो H+ घट गए हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को छोड़ो, उसको ये रिएक्शन लेके देखो, क्या ये रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन फिजिबल है? नो नो सर, नो सर, ऐसा आपको नहीं पता है ये क्या है? होता। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये किससे आ रहा होगा? ये H+ एक्सेप्ट करके बना रहा होगा, तो यानी कि ये क्या है? ये आपका वीक बेस है। तो वीक बेस क्या स्ट्रॉन्ग एसिड दे सकता है? कंजुगेट एसिड? नो सर, नो सर, रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। सर लेकिन ये तो बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं बना रहा? कहाँ बनाता है पता? कहाँ बनवाया मैंने? सर ऊपर लिखा तो हुआ है ना सर, वीक कहाँ लिखा हुआ बेस। है? यस सर आपने लिखवाया था वीक बेस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनाता है। सर रेनबो वाले पेन के सामने। एक सेकंड। क्या लिखा दिया मैंने? समझिएगा बेटा, समझिएगा। वो मैंने आपको बताया है कि आप करवाना चाहो तो ये करवा सकते हो, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ बात आ रही है फिजिबिलिटी की, कि अपने आप क्या पॉसिबल है, अपने आप क्या पॉसिबल है। क्या वीक से स्ट्रॉन्ग की और रिएक्शन, मैंने क्या बताया था, जनरली जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जाते हैं, अपने आप जाते हैं वो। आप फोर्सफुली करवा सकते हो, लेकिन जब
ऑटोमेटिकली नेचुरली रिएक्शन जब होगी तो वीक से स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड नहीं मिलने वाला, मैं ये कह रहा हूँ। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है। सर आपने तो पहले सर बताया हमें कैसे पता चलेगा? सोल्ट क्या बेटा? हाइड्रोलाइसिस में बता रखा है आपने सर, Cl नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा H2O के साथ। फिर से बोलो। सर आपने सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में पहले बता रखा है Cl नेगेटिव जो आपने वो अनायनिक पार्ट बताए थे वो रिएक्ट नहीं करते। हाँ, बट इस बार हम उस तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात को समझने के लिए आप लिख भी सकते हो कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके जो कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड बनते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन फिजिबल है या नहीं? बेटा ये तो करवा के देखना पड़ता है, ऐसे तो नहीं मालूम पड़ेगा। आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको याद होगा। ओके सर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। ले लिया सर। ले लिया। ओके चलिए, तब हम बात करते हैं दो टर्म्स की जो आपको लाइफ टाइम याद रखने हैं। एक है हाइड्रेशन और एक है हाइड्रोलिसिस। इसमें अंतर क्या है? देखिए, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल आयन को सराउंड कर रहा है। यानी कि Na+ है, इसके चारों ओर H2O आ जाए, वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ सराउंड कर रहा है, उसको घेर रहा है। लेकिन हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि रिएक्ट भी कर रहा है और सराउंड भी कर रहा है, घेर भी रहा है, उससे रिएक्ट भी कर रहा है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक और टर्म समझाता हूं, उसको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। सर ऊपर कर दीजिए। आप पढ़ ले बेटा चुपचाप, बाद में करूंगा। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि H+ डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल जो H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं H2O की, तो H2O H+ एक्सेप्ट कर सकता है और बनाएगा H3O+, और आपका H2O H+ लूज भी कर सकता है और इस तरह से वो H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? सर सिमिलरली H3O4 इसकी बात करूं तो अगर इससे एक H+ हटा दूं क्या बनेगा? H2PO4 नेगेटिव। ठीक है, इससे एक और H+ हटा दूं तो क्या बनेगा? HPO4 2 नेगेटिव। लेकिन अगर मैं एक H+ ऐड करूं तो वापस से क्या बन सकता है? ये बन सकता है ना। तो ये Yes, क्या sir. हुआ? एम्फीप्रोटिक हुआ। याद रखना, कभी भी जो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं ना, स्टेप में निकलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? कभी भी गल्ले से रुपए निकालते हो तो एक साथ पूरा गल्ला नहीं फोड़ते हम एक एक करके कॉइन निकालते हैं ना, ताकि पता न चले। यस सर। वेरी बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। सर ये तो मैंने जनरली बोला था, करता थोड़ी ना हूं। हाँ, वही मैं देख रहा था कौन यह चिल्ला के बोलता है। तो ध्यान रखिएगा, आप
इस तरह के पर्टिकुलर आयंस आपके एम्फीप्रोटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये H+ लूज भी कर सकता है, H+ गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो आसान भाषा में जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं, ये पॉलीप्रोटिक क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा H+ आयन हो, HNA, इस आपके क्या होते हैं? एम्फीप्रोटिक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बड़ा प्यारा सवाल बन सकता है एनटीएससी में। एनटीएससी में पूछ लेगा, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे देगा, ठीक है, मान लो उसने HNA नहीं यही बोल दिया, उसने बोला कोई मॉलिक्यूल है H5A, ऐसे उसने बोला कोई एसिड है एक, उसने बोला कि बताइए इसके नंबर ऑफ सॉल्ट कितने बनेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा कितने एम्फीप्रोटिक आयन बनेंगे, तीसरा ये पूछता है क्या, कुछ नहीं सर। तीसरा पूछ सकता है वो एसिडिक सॉल्ट्स कितने बनेंगे इसके। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट का मतलब है जिसमें H+ आयन हो। इसका शॉर्टकट दे रहा हूं, इसका आंसर होगा n, इसका होगा n-1, इसका भी होगा n-1। तो अगर आपसे कोई पूछे H5A के नंबर ऑफ सॉल्ट, कितने सॉल्ट बन सकते हैं, तो आप बोलोगे 5 सॉल्ट बनाए जा सकते हैं इससे। कितने एम्फीप्रोटिक आयन बनेंगे, तो आप बोलोगे 4। कितने एसिडिक सॉल्ट बनेंगे, वो बनेंगे 4। समझ में आया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप नोट कीजिए। ये आपको एनटीएससी में पूछा जा सकता है अगर पूछा तो, और आप इससे मार्क्स लूट सकते हो बच्चों। और आप टॉपर बच्चा जो होगा, जो मतलब उसको लग रहा हो कि रैंक मेरी आएगी, उसकी रैंक छीन सकते हो यहाँ से। सर इसमें ए क्या होता है? क्या सर इसमें ए क्या होता है HNA में? एक कोई एसिड का अनायनिक पार्ट है बेटा, जो आपके एसिड का अनायनिक पार्ट, जैसे HCl में Cl नेगेटिव होगा, HNO3 में NO3 नेगेटिव होगा। ओके सर। सर ये अभी तक एनटीएससी में आया है? बेटा एनटीएससी में आप उम्मीद मत करो, स्टेज 2 में आ सकता है, ये स्टेज 1 में तो नहीं आएगा, बस स्टेज 2 में आ सकता है। और एनटीएससी कुछ भी पूछ लेता है, ये भी याद रखना। सर वो आपने नंबर ऑफ फ्री ऑप्टिक क्या लिखा सर? क्या बेटा? सर नंबर ऑफ सॉल्ट के नीचे क्या लिखा है? नंबर ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन। ये था क्या? ये एम्फीप्रोटिक आयन तो था, ये वाला आयन ही तो है। अगर इसमें कोई आप कटायन लगा दोगे तो फिर वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। सर दो नंबर ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू n, इसका लॉजिक क्या है? बड़ा लॉजिक ना पूछ, मैं पूरा सॉल्व करवाने बैठूंगा फिर मैं। ओके सर। चलो तुम लोगों के लिए करवाई देते, एक सॉल्व करवा देते, चलो ठीक है। जो कहोगे सर ने बताया नहीं, मैं सॉल्ट लिखाऊंगा सिर्फ मैं, तो देखो आपको जरूरत नहीं था, ठीक है। आपको अगर बस ये याद हो गया ना तो ये काफी है। अगर लॉजिक के पीछे मत भागो, आपको इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं वो। अगर आप इससे एक H+ निकालोगे तो क्या बनेगा? H2PO4 नेगेटिव, ठीक है। एक और H+ निकालोगे तो क्या बनेगा? HPO4 2 नेगेटिव। ऐड कर दोगे तो वापस से ये बन जाएगा। एक और H+ निकालोगे क्या बनेगा? HPO4 2 नेगेटिव। वापस से ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। एक और H+ निकालोगे तो क्या? सर 3 नेगेटिव बनेगा ना? क्या बेटा? सर 3 नेगेटिव। कुछ गलती हो गई है मेरे से सर 2 ही बनाएगा, हो गई है। सिर्फ 2 ही बनाएगा। PO4 होना चाहिए ना, H हटाना चाहिए था। HPO4 तक ही होगा। यस सर। सही है।
हाँ सर अब सही है, बढ़िया। यस सर अब ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा, इससे कौन सा सॉल्ट बन सकता है? NaH2PO4 येलो सॉल्ट बन सकता है। इससे Na2HPO4 और इसका Na3PO4, कितने सॉल्ट बने? 3। कितना है? 3 सॉल्ट। 3। यस सर। HNPO4 एन कितना है? 3 तो है। यस सर, बाकियों का तो समझ में आ गया लॉजिक। और कितने सॉल्ट, कितने आयन बने? 1। एसिडिक नंबर ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन 1 और 2 ही तो बने। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और एसिडिक सॉल्ट भी कितने हुए? 2 ही तो हुए। एसिडिक सॉल्ट वो होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा। 2 ही तो है, ये देखो एसिडिक सॉल्ट ये दोनों ही है। यस सर, इन दोनों का तो पता चल गया था लॉजिक। अब तो खुश हो? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। सारा समझा दिया मैंने, सारा समझा दिया आप लोगों को। सर ये पूरा सर फॉर्मूला एसिडिक सॉल्ट डिड्यूस वाला कर फिर दिया समझा मैंने। दे। अरे बेटा आप, अब तुम एक काम करो, तुम्हारे सामने 3 सॉल्ट है, इन तीनों सॉल्ट में ऑब्जर्व करो किसमें हाइड्रोजन है। दिखा? यस सर 3 हो गए 2 क्या आप और लोग? 1 सर। अरे बेटा NaHPO4 में हाइड्रोजन है, Na2HPO4 में हाइड्रोजन है, Na3PO4 में हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। नो सर। ओके सर समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस पे है। डन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको और आपको उसके कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस लिखने हैं। आपको मैंने तरीका सिखा दिया है लिखने का, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ये लीजिए, करिए फटाफट। सर इसमें करना क्या सर, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। सर आप एक करके दिखा दो। सर डन। सभी को करने दो बेटा। यस सर, लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में। सर एक बार ही बता दीजिए करना क्या है। सभी कर रहे हैं बेटा, एक अकेला बच्चा नहीं है ना मेरे लिए, तो आप सभी हो, आप सभी को मुझे टाइम देना पड़ेगा।
सर डाल दिया मैंने। ठीक है, सर चार्जेस नहीं लिखे, चलेगा क्या? चार्जेस में लिख नहीं पाया मैं। लिखना पड़ेगा चार्ज। ठीक है लिखो। सर, नोटबुक में लिख दूंगा मैं, नोटबुक में लिख लिया मैंने। हम्म। चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। अब HS नेगेटिव है, अगर मैं इसमें से एक H+ हटा दूंगा तो क्या बनेगा? H2 नेगेटिव प्लस H+ बनेगा। तो ये हो गया कंजुगेट बेस इसका, ठीक है। इसी अगर HS नेगेटिव में मैं अगर एक H+ ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा H2S और ये हो जाएगा इसका कंजुगेट एसिड। समझ में आया सभी का? ये आंसर आया क्या? सर S2 कैसे आगे सर पहले केस में? अरे बेटा इससे एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इस पे एक और चार्ज, एक इसको हटा दिया तो 2 चार्ज आ गया इसको। बेसिक चार्ज तो बेटा 9th के पार्ट है सारे ये, इसलिए कहते हैं 9th में ध्यान से पढ़ना चाहिए। SCO3 नेगेटिव है, इससे आप H+ हटाओगे तो क्या बनेगा? CO3 2 नेगेटिव, तो रिमूवल हुआ है, तो ये क्या हुआ? कंजुगेट बेस हुआ, ठीक है। इसी में अगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कंजुगेट एसिड बन जाएगा। अब बात करते हैं H2PO3 नेगेटिव की, इसमें H+ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? H3PO3, तो ये क्या बन गया? कंजुगेट एसिड बन गया। और अगर इसी से अगर H+ हटाओगे तो क्या बन जाएगा? HPO3 नेगेटिव, तो ये क्या बन गया? कंजुगेट बेस बन गया। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए सर H2PO3 का कॉन्जुगेट बेस HPO3 2- होना चाहिए। क्या बेटा तुम फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? सर H2PO3 का कॉन्जुगेट बोलो। बेस HPO3 2- होना चाहिए। सर 2 नेगेटिव होगा ना उसमें? ध्यान से देखो, वही लिखा हुआ मैंने, ध्यान से देखो। दिख सर रहा है सर अब? सर अब दिख रहा है। यस सर। अब दिख रहा होगा, अपने आप आ गया वो, वहां पे पता नहीं कैसे हो गया। गुड। ऐसे बच्चे को मैं अप्रिशिएट करता हूं जो ध्यान से देख रहे हैं बोर्ड को और छोटी छोटी गलतियों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? सर शुभश्री। बच्चे आपका नाम क्या है? शुभश्री। गुड। अब हम बात करते हैं लेविस कंसेप्ट ऑफ, हाँ वेरी गुड। अब हम बात करेंगे लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी। अब लेविस के अकॉर्डिंग एसिड बेस की थ्योरी क्या है? तो लेविस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लेविस,
एक एसिड यानी कि लेविस एसिड। अब लेविस के अकॉर्डिंग जो एसिड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। वो है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले। लोन पेयर क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ही क्या बोलते हैं हम? लोन पेयर। ठीक है, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं लोन पेयर का। ठीक है, वैसे होमोसेपियंस बात तो इंसानों की ही कर रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के बाद रह जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन। लोन पे का एग्जांपल। और लेविस बेस क्या होता है? ये होते हैं लोन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल की बारी आई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके लेविस एसिड की, और इसी के साथ आपका वो जो डाउट है कि CO2 मॉलिक्यूल एसिडिक कैसे हो गया सर, वो आज सॉल्व करने वाला हूं मैं। देखिए, CO2 इसका एग्जांपल हो सकता है, BH3 भी इसका एग्जांपल हो सकता है। ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा, सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो हैं वो आप लेविस एसिड कह सकते हो। ठीक है, हालांकि आप CO2 उसमें ना लिखें, मैं बताऊंगा क्यों। मैं BH3 एग्जांपल दे रहा हूं। BH3 क्यों लिख रहा हूं, AlCl3 क्यों लिख रहा हूं, समझते हैं पहले तो। अब देखो, बोरोन है, बोरोन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 जो है, 5 में से 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसने इन 3 इलेक्ट्रॉन को यूज किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। इसके पास अभी भी कितने ही है? 6 ही है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए इसको? सर 8 दो चाहिए सर, 8 सर, 8 सर 2 चाहिए, 2 चाहिए। सर 2 और चाहिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये NH3 के पास जाएगा और NH3 को बोलेगा कि भाई साहब मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन आप मेरे को दे दो। तो NH3 दानवीर कर्ण है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। लेकिन देखते ही इलेक्ट्रॉन इसको याद आएगा, अगर मैंने इसको दे दिया तो क्या होगा? मैं हो जाऊंगा अनस्टेबल। तो ये बोलता है काम कर। देने के बाद बोलता है एक काम कर, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। तो बोलता है ठीक है, और इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। इसको बोलते हैं NH3BH3 अडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पे पहले इलेक्ट्रॉन दे दे पूरा वो इलेक्ट्रॉन का पेयर और फिर उसकी शेयरिंग करवा ले। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन के बाद कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो क्या है? लेविस का बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है वो है लेविस का एसिड। सिमिलरली अगर मैं AlCl3 की बात करूं, तो AlCl3 का एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। तो इसके पास भी आउटर मोस्ट में 3 ही है, ये 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अभी भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 नहीं हुए, तो ये भी कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, अपने बॉन्ड, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। NH3 से कर लेगा क्या बेटा? सर, ये भी NH3 के साथ बॉन्ड कर बना लेगा। ये NH3 के साथ नहीं बनाएगा, ये बना लेगा उसके साथ, ये खुद के साथ बनाएगा और Al2Cl6 बना देगा, डाइमराइजेशन कर लेगा ये। सर BH3 स्टेबल है? मैं बोलता रहा हूँ बेटा, ऐसे तो स्टेबल नहीं होगा, तभी तो वो इस तरह की हरकत कर रहा है। सर अभी आपने क्या बोला, डीमेराइजेशन, सर उसका क्या मतलब होता है? तो इसमें इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा। देखो, आप बस इतना समझो पहले तो कि यहाँ पे NH3BH3 का तो वो बन गया, लेकिन जब आपका AlCl3 था ना, वो क्या करने वाला है? एक सेकंड,
हाँ, मैं क्या कह रहा था आप लोगों को? सर आप रीजन बता रहे थे हेलो सर Al2Cl6। सर Al2Cl टू सी सी यस सर, हाँ, अभी इसका मैं रीजन आपको ये बता रहा था कि Al2Cl6 किस तरह से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, आपका जो AlCl3 है वो किल स्टेबल नहीं है, तो अपने जैसे दूसरे AlCl3 के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देता है। अब देख लीजिए, अब ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया ना सर? हाँ बोलिए। सर AlCl3 जो है सर वो NH3 से रिएक्ट क्यों नहीं कर सकता सर? NH3 सर दे सकता है एक चीज बता, एक तरह से सवाल पूछता हूँ, तेरे पास पैसे की कमी होगी अगर, तो किसके पास जाएगा? तो शहर शहर जाके लोगों से मांगेगा, अपने पापा से मांगेगा? क्या? सर फादर से। पापा से मांगेगा ना, मैं भी पापा से ही मांगूंगा अगर मेरे को जरूरत होगी पैसे की, अगर मेरे पास नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब घर में काम चल सकता है, घर से अपनी हेल्प हो जा रही है, तो बाहर क्यों जाना? ओके। तो आपका जो AlCl3 है ना, वो नॉर्मली Al2Cl6 में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इससे। सर ऐसे तो फिर जो हमारा सर एग्जांपल था BH3 वाला, सर वो खुद नहीं कर सकता? B2H6 हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑर्बिटल्स है वो सेम है, ये 2p है, इसमें भी 2p है, रिएक्शन हो सकती है आराम से, सॉरी बॉन्डिंग हो सकती है आराम से। यहाँ पे आता है 3p, ठीक है। अब 3p 2p का कहां से होगा, सॉरी 3p 2p का कहां से होगा? बट अब वही डीप में जा रहे हो ना आप, समझो, एक इतना छोटा है, एक इतना बड़ा है, इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग कराऊं मैं? समझ रहे हो? यस सर। यस सर, वो बॉन्ड बहुत बड़ा हो जाएगा किसी भी बॉन्ड के साथ रिएक्ट करने के आप लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। सर मतलब वो कंपाउंड बहुत बड़ा हो जाएगा B2H6। हाँ, नहीं B2H6 नहीं, उसका ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा। NH3 AlCl3 स्टेबल नहीं होने वाला, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर, ओके। चलिए, अब जो मोस्ट अवेटेड है वो है CO2। अरे यार क्या हो रहा है? हेलो, चलिए बात करते हैं आपके CO2 की। देखो CO2 के पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, ये होता CO2 का स्ट्रक्चर 2 4 6 8, 2 4 6 8। ये बड़ा बेचारा प्यारा सा मॉलिक्यूल था, कार्बन बड़ा खुश था कि दोनों ऑक्सीजन ने मेरी मदद करी, मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, वो तो अपने लक्षण दिखाएगा। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, उससे क्या होता है, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ऑक्सीजन के साइड में दो और इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे? वो बॉन्ड बना लिया उसने। सही तो है चाचा, क्या हो गया? ओके सर, समझ में अब आ जाएंगे, देखो अब ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इसमें नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था, ये पूरा उल्टा हो जाता, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता और इस तरह का स्ट्रक्चर आता कुछ। दोनों केस में आप देख सकते हो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो इसका जो नेट स्ट्रक्चर जो बनेगा ना वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। आप जहां तुम बैठे हो ना, अपने पंखे को देखो, ऊपर देखो, पंखे पे बहुत सारे ब्लेड दिख रहे होंगे चल रहा है तो, ठीक है। पर आपको पता है कि वास्तव में सिर्फ 3 ही ब्लेड हैं। तो वैसे ही है यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड, ये कभी यहाँ टूटेगा, कभी यहाँ टूटेगा, कभी यहाँ, कभी ये वाला ये स्टेप होगा, कभी ये स्टेप होगा।
तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कौन सा टूट रहा है। इसके कारण क्या होता है, दोनों पे ही हम दिखाते हैं कि हाँ दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसका मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो ये बोलेगा घबराओ मत, मैं हूं ना, इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, और फिर वो ये हो एसिड गया बन जाएगा, लुईस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर, और लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, एसिड है ना। यस सर, लुईस एसिड है। एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए जो ऊपर रेजोनेंस साइड पे वाला पार्ट है। सौम्य बेटा समझ में आया? यस सर, एक बार सर फिर भी रिपीट कर दीजिए। क्या करूं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, ये जो आपने ये वाला बनाया ना जहाँ पे बी लिखा है सर, वहां से रिपीट कर दीजिए। मैं दोबारा से बताता हूँ, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन बीइंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, what he is going to do is basically going to pull electron toward itself। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन ये हरकत करे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इन दोनों का कंबाइंड, जो इन दोनों का एवरेज स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, यानी कि इन दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल आएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं CO2 इज एसिडिक इन नेचर, इट इज अ लेविस एसिड। अंडरस्टूड? यस सर, अब समझ आ गया। ठीक है। सिमिलरली आपका जो NH3 है वो क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NH3 जो है वो BH3 को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो ये क्या हुआ, लेविस का बेस, लेविस के हिसाब से ये क्या हो गया, बेस हो गया। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब मैं आप सभी से एक बहुत प्यारा सवाल पूछने वाला हूं और मैं चाहता हूं आप उसके बारे में पता करके लाएं। नेट से पता ना करें, टीचर से पूछें। ठीक है, जैसे एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर मेरी मैडम ने कहा कि Na2CO3 डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी मैडम से भी पूछें ये चीज कि क्या मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि NH3 BH3 बन सकता है, क्या NH3 BF3 बन सकता है? ये तो मैंने बोल दिया हाँ होगा, क्या ये होगा? क्वेश्चन है ये। क्या ये पॉसिबल है? क्या BF3 भी तो वही होगा ना? BF3 में क्या होने वाला है, वही 3 फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं अभी भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको खाली है जगह यहाँ पे। क्या अमोनिया इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अभी? हाँ ये ना, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर, पूछेंगे। अब बेटा सर पूछेंगे एक बार, आप लोग ईमानदारी से इस पे काम करें, बिकॉज ये बहुत सवाल है और अगर आपने ये पता कर लिया ना, आप 11th क्लास के लेवल को टच कर जाओगे, ट्रस्ट मी। और हाँ, आज जो आपने पढ़ा है ना वो प्योर क्लास 11th का। यस सर, 11th क्लास का था सारा। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर पता नहीं। ठीक है, तो आज अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो यू गाइस हैव ब्रिलियंट माइंड। आप सभी ने क्लास 11th का एक सबसे हार्ड कहे जाना टॉपिक को समझा है। बच्चे सर सारे टॉपिक 11th क्लास के थे। So it was a fantastic class today। अच्छा, आप में से कि कितने बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए नहीं है चैनल पे, मेरे चैनल पे? सर मैं नहीं हूँ। सर मैं हूँ रसायन। सर मैं हूँ रसायन। सर मैं हूँ सब्सक्राइब कर रखा है। सर मैं भी सब्सक्राइब कर रखा है। सर आपने चैनल का नाम बताया था सर, वैसे सर, आपने लिंक नया दे दो। वीडियो अपलोड किया था। सर आप लिंक सेंड कर दो चैट में। यस सर। यस सर, लिंक सेंड कर दो, मैं अभी सब्सक्राइब कर। सर मैंने उसमें देखी थी वीडियोस। अरे कौन पूजा पाठ कर रहा है भाई?
माइक को म्यूट रखो जब तक बात कर रहे हो। ओके सर। कीप इट प्रोफेशनल। सर उसमें उस चैनल पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो? अरे नहीं बेटा, उसमें मैं डॉक्टर जैकाल हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ पे धीरे धीरे यू विल बी फाइंडिंग मोर वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस, तो यू विल बी लर्निंग मोर चैनल थिंग्स। का नाम क्या है? बेटा लिंक पे लिंक चैट बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, यू कैन गो देयर। यस सर, सब्सक्राइब कर लिया मैंने चैनल। गुड, चलिए आज की क्लास हम एंड करते हैं। यस सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू Good evening, सर। sir. नाइट सर, थैंक यू सर। Good evening, sir. गुड नाइट थैंक यू सर। ईट स्लीप गुड नाइट ईट सर। सर। गुड नाइट सर। बहुत interesting गुड नाइट सर। मजा आ गया। गुड इवनिंग सर।